गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आमाशय तक पढ़ लिया था, पाचन तंत्र में। आज हम आमाशय के आगे वाले जो अंग हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कल वाला डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में आगे समझते हैं। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको साथ साथ नोट भी करते रहना। और डेली आपको इसमें से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उनके आंसर आपको सेंड करने हैं। ये वीडियो देखना है पूरा ध्यान से, और उसके बाद में इनमें से जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी वो आपको सेंड करने हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन था वो आपका मुख, दूसरे नंबर पे था ग्रसनी, तीसरे नंबर पे ग्रास नली, चौथे नंबर पे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार और ग्लैंड्स हमने देखी थी। ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार आकार में थी यकृत, और 6 से 8 इंच यू आकार में थी, उसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये हमने कल देख लिया था। एक बार कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिवाइज करवा दूं। जो पाचन तंत्र होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है अंग, दूसरा होता है ग्रंथियाँ। अंग 8 तरह के होते हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। ग्रंथियाँ 3 होती है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि ये 3 होती है। मुख में 2 भाग प्रेजेंट होते हैं, एक होती है जिह्वा, दूसरा होता है दांत। ग्रसनी 3 तरह की होती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, या इसी का दूसरा नाम होता है अधोग्रसनी। ग्रास नली की बात करें तो ग्रास नली से पहले एक छोटा सा टॉपिक कल रह गया था, उसके बारे में मैं बता दूं। एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस जिसको घाटी ढक्कन भी बोला जाता है, ये श्वास नली और हमारी भोजन नली होती है, उनके बीच में एक स्विच का कार्य करता है। स्विच का मतलब भोजन जो हम पार्टिकल्स ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, उनके जो कण होते हैं उन कण को श्वास नली में जाने से रोकता है, एक पर्दे के जैसे काम करता है। जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं ये पर्दा बंद हो जाता है, विंड पाइप बंद हो जाती है, और उसकी वजह से भोजन के कण हैं वो ग्रास नली में चले जाते हैं, श्वास नली में नहीं जाते हैं। उसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। घाटी ढक्कन भी इसको बोला जाता है और एपिग्लोटिस भी बोलते हैं, हिंदी में भी इसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। फिर हमने देखा था ग्रास नली। ग्रास नली का कार्य होता है भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाना। इसमें गति होती है क्रमांकुचन गति। फिर हमने देखा था आमाशय के बारे में, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जठरागम, दूसरा होता है जठर निर्गमी और तीसरा होता है फंडिस भाग। इसमें 2 तरह की अवरोधिनी पाई जाती है। सबसे पहली अवरोधिनी होती है ग्रास नली अवरोधिनी, ग्रास नलिका अवरोधिनी, और दूसरी होती है वो होती है जठर निर्गमी अवरोधिनी, जो कि भोजन को अपोजिट विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। तो आपका 5th नंबर 5 नंबर जो अंग है वो है छोटी आंत। मैंने आपको पहले भी बताया था
मुख से लेके मलद्वार तक ये जो आपको नली दिखाई दे रही है, इसकी कुल लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। उनमें अकेली छोटी आंत की लंबाई होती है 7 मीटर। कुल लंबाई होती है 8 से 10 मीटर और उसमें अकेली छोटी आंत की लेंथ होती है 7 मीटर। 7 मीटर होती है, लेकिन ये बहुत ही कंजस्टेड होती है, मतलब एक दूसरे में पास पास होती है, पास पास प्रेजेंट होती है और इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। इस वजह से ये 7 मीटर होकर भी बहुत कम एरिया के अंदर, बहुत कम क्षेत्रफल के अंदर पाई जाती है। ये तो हो गई इसकी लंबाई के बारे में। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ये, दूसरा ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये, और तीसरे नंबर का भाग है वो ये लास्ट में आता है, इसको बोला जाता है। तो ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। अब ये तीनों भाग कौन से होते हैं? जो पहला भाग है ग्रहणी, वो होता है जो आमाशय के ये जो लास्ट वाला जठर निर्गमी भाग है, इस जठर निर्गमी भाग से जो जुड़ा होता है उसको बोला जाता है ग्रहणी। जो बीच वाला भाग है उसको बोला जाता है अग्र क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब भी छोटी आंत ही होता है। और जो ये लास्ट वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है क्षुद्रांत्र। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग है ग्रहणी। ग्रहणी का काम क्या होता है? ये पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे लीवर से, यकृत से, पित्त रस और बहुत सारे पाचक रस होते हैं जिनको हम एंजाइम भी बोलते हैं। इन एंजाइमों के द्वारा पाचन होता है छोटी आंत में। और वैसे हम देखें तो स्टार्च का पाचन होता है, मतलब आंशिक पाचन होता है, मुख में शुरू हो जाता है। कंप्लीट पाचन आमाशय में हो जाता है, लेकिन टोटल जितना पाचन होता है उसका लगभग 70 से 80 या 80 से 90% भाग है वो छोटी आंत में ही होता है। मीन्स कंप्लीट डाइजेशन, संपूर्ण पाचन है वो कहाँ पे पूरा होता है? छोटी आंत में पूरा होता है। छोटी आंत के भी कौन से भाग में पूरा होता है? ग्रहणी भाग में होता है। तो आपको छोटे रूप में पूछे कि भाई छोटी आंत का कार्य क्या है, तो छोटी आंत के 2 फंक्शन होते हैं, 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है भोजन का पाचन और दूसरा जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण। आपको पूछे ग्रहणी का कार्य क्या है, तो ग्रहणी का कार्य होता है पित्त रस और पाचक रस या एंजाइम के थ्रू पाचन है वो ग्रहणी में कंप्लीट होता है। तो ये इसका कार्य हो गया, पित्त रस और पाचक रस के थ्रू के द्वारा भोजन का पाचन करना। दूसरे नंबर पे आता है आपका अग्र क्षुद्रांत्र। अग्र क्षुद्रांत्र, अग्र क्षुद्रांत्र का काम होता है ये जो भोजन का पाचन हो चुका है, किसमें? ग्रहणी में जिस भोजन का पाचन हो चुका है उसको अवशोषित करने का काम किसका होता है? अग्र क्षुद्रांत्र का होता है। अब भोजन का पाचन हुआ है तो उसका यूज़ भी किया जाएगा, उपयोग भी किया जाएगा, तो उसको अवशोषित करने का काम अग्र क्षुद्रांत्र का होता है। इसमें छोटी छोटी अंगुलिकार, मतलब छोटी छोटी इस तरह की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इन संरचनाओं में छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? जैसे ही भोजन का पाचन हुआ और यहाँ पे पहुँचा, ये क्या करते हैं? उसको अवशोषित कर लेते हैं। इसमें छोटी छोटी केशिकाएं जुड़ी होती है। केशिकाएं आप जानते ही हो, जो रक्त नलिकाएं होती है, बहुत बारीक बारीक रक्त नलिकाएं होती हैं, उनको केशिका बोला जाता है। तो केशिका इससे जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ से उन अवशोषित जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, इन सब को अवशोषित करके सीधे रक्त में भेज दिया जाता है और बाकी जो भोजन है उसको आगे की तरफ मूव कर दिया जाता है, गति करा दी जाती है। तो इसका
कार्य हो गया, ग्रहणी के द्वारा पाचित जो भोजन है उसको अवशोषित किया जाता है। कहाँ पर? अग्र क्षुद्रांत्र में अवशोषित किया जाता है। नंबर 3 आता है आपका क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र है वो 2 चीज़ों का अवशोषण करता है। एक तो करता है पित्त लवण का और दूसरा करता है विटामिन का। इन 2 चीज़ों का अवशोषण कहाँ पर किया जाता है? क्षुद्रांत्र में किया जाता है। ये आपका छोटे 8 टॉपिक कंप्लीट हो गया। छोटे 8 टॉपिक में से 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसके प्रकार, और दूसरा ये जो प्रकार हमने पढ़े हैं इनके कार्य। इसके अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। और वैसे नॉर्मली ये भी पूछा जाता है कि छोटे 8 जैसे आपके डिटेल में क्वेश्चन आ जाए, बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि पाचक तंत्र है उसको समझाइए, तो आप ये पूरा डिटेल में नहीं समझा सकते, इनको शॉर्ट में ही बताना है। ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। जो मेन पॉइंट है वो हमें लिखने होते हैं। तो आप पहले ये लिख दोगे फर्स्ट पॉइंट में कि भाई छोटी आंत के 2 कार्य क्या होते हैं? भोजन का संपूर्ण पाचन और भोजन का अवशोषण। और फिर इनके 3 भाग लिख के इनका एक लाइन में जो मैंने अभी बताया है इन्हीं का एक लाइन में आप इनको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। अब चलते हैं अपन बड़ी आंत में। छोटी आंत आपका पूरा हो गया है। नंबर 6 पॉइंट है बड़ी आंत। छोटे रूप में मैं बोलूँ एक लाइन में मेरे को उत्तर देना है कि भाई बड़ी आंत का कार्य क्या है। तो बड़ी आंत का कार्य होता है जो पचित भोजन है जिसका पाचन हो चुका है उस भोजन में से खनिज लवण और जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। खनिज लवण प्लस जल, इन दोनों का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। ये तो हो गया एक लाइन में इसका जवाब। में छोटे रूप में अगर आपको पूछे तो आपको ऐसे बताना है। डिटेल में हम इसकी बात करें तो जैसे छोटी आंत को 3 भागों में बांटा हुआ था, ठीक वैसे ही बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा हुआ है। नंबर पहला जो भाग है वो होता है अंधनाल, दूसरा भाग होता है बृहदांत्र और तीसरे नंबर का भाग होता है मलाशय। यहाँ मैंने इसको अलग लिखा है ताकि इसको डिटेल में समझा सकूँ। वैसे ये भाग किसका होता है? बड़ी आंत का ही भाग होता है। ये जो शुरुआती भाग है इसको बोला जाता है अंधनाल। ये जो आपको यू आकार की दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है बृहदांत्र। और तीसरे नंबर पे आता है मलाशय। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मलाशय। पहले इसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ। बृहदांत्र होता है, इसकी लंबाई होती है 1.3 मीटर, 1.3 मीटर होती है। और इसमें ये जो आपको मलाशय दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है मलाशय की और 1.3 मीटर लंबाई होती है बृहदांत्र की। और यहाँ प्रेजेंट होता है एक गुदाद्वार प्रेजेंट होता है, इसकी लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होता है गुदाद्वार। मलाशय कंप्लीट हो गया, बृहदांत्र कंप्लीट हो गया। इन दोनों में से नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस यही आते हैं इनमें क्वेश्चन। इसमें से 2-4 पॉइंट बता देती हूँ मैं। ये जो पार्ट है इस पार्ट में जीवाणु प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे जीवाणु प्रेजेंट रहते हैं जिस भोजन का पाचन मीन्स कंप्लीट पाचन हो जाता है छोटी आंत में, लेकिन बाय द वे अगर पचित भोजन है वो पूरी तरह से उसका पाचन नहीं हुआ है तो उस बचे हुए भोजन का पाचन ये जीवाणु कर देते हैं। जो बड़ी आंत है उसके अंधनाल में जो जीवाणु प्रेजेंट होते हैं वो इस भोजन का पाचन कर देते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। खनिज लवण कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, ये सब हम पढ़ते हैं, ये खनिज लवण होते हैं। इन सब का अवशोषण है वो बड़ी आंत में ही किया जाता है। आपका पाचन तंत्र पूरा हो गया है। अब एक बार हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा इसका फंक्शन कैसे होता है, वर्क कैसे होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप पूरी बातें नहीं लिखते हो, मेन पॉइंट है वही लिखते हो। ऐसे नहीं भाई पूरा किताब में आया हो वैसा का वैसा आप नोट कर दो। तो देखो सबसे पहले तो आप इनके पार्ट को डिटेल में 1 लाइन में या 2 लाइन्स में इनको एक्सप्लेन कर दोगे और सबसे लास्ट में कर दोगे इसकी कार्यविधि। कार्यविधि कैसे होता है? सबसे पहले हम मुख में भोजन ग्रहण करते हैं,
इसको दांतों के द्वारा चबाया जाता है और चबाने के बाद जिह्वा के द्वारा इसमें टाइलिन और एमाइलेज, दो याद रखना, टाइलिन और एमाइलेज नाम के एंजाइम इसमें मिक्स किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, जिससे जो भोजन है वो लसलसा हो जाता है और साथ ही भोजन में जो स्टार्च उपस्थित होता है उसका आंशिक पाचन भी मुख में शुरू हो जाता है। उसके पश्चात इस भोजन को ग्रसनी में भेजा जाता है, ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से ये जाता है आमाशय में। आमाशय में इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है और साथ ही इसके अंदर बहुत सारे पाचक रस भी इसमें मिलाए जाते हैं और यहाँ पर भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जो आमाशय होता है उसमें एक बार में 1 से 3 लीटर भोजन है वो स्टोर किया जा सकता है। 1 से 3 लीटर भोजन स्टोर रहता है और भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक आमाशय में रहता है। एक साथ भोजन स्मॉल ये छोटी आंत है इसमें नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है कि थोड़ा पार्ट है छोटी आंत में आ गया, फिर ये जो अवरोधिनी थी ये बंद हो जाती है, उसका जब पूरा डाइजेशन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा तो ये आगे चला जाएगा और फिर थोड़ा भोजन है वो छोटी आंत में आता है और उसका डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन पूरा हुआ, थोड़ा थोड़ा करके भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में अग्नाशयी रस, पित्त रस और बाकी जो एंजाइम है वो इस छोटी आंत में आकर सीधे मिलते हैं। यहाँ पर आकर ये भोजन का संपूर्ण पाचन करते हैं। यहाँ से ये जाता है इस पार्ट में जिसको हम बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत्र, ग्रहणी से अग्र क्षुद्रांत्र में जाता है, यहाँ पर इसको अवशोषित कर लिया जाता है। आगे जब ये क्षुद्रांत्र में जाता है तो इसमें से पित्त, लवण और जो विटामिन है उनको अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी जो भोजन है उसको आगे भेज दिया जाता है। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको जाननी ज़रूरी है, यहाँ जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है यहाँ पर एक नली जैसी संरचना बाहर की तरफ निकली हुई होती है। इसका कोई कार्य नहीं होता है, वैसे इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है कृमि रूप परिशेषिका, इसको हिंदी में अपेंडिक्स भी बोलते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एक तो कृमि रूप परिशेषिका और दूसरा होता है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। कई बार क्या होता है जब भोजन यहाँ से यहाँ जाता है तो इसमें थोड़ी वृद्धि होने लगती है। जब इसमें वृद्धि होने लगती है तो इसको ऑपरेशन के थ्रू काट कर अलग कर दिया जाता है। तो ये यहाँ से जाएगा आपके बड़ी आंत में, भोजन जो पचित भोजन है वो बड़ी आंत में जाएगा। यहाँ पर इसमें से खनिज, लवण और जल का अवशोषण कर लिया जाता है और जो सेमी सॉलिड वेस्टेज होता है, अपशिष्ट होता है, उसको मलाशय में जमा किया जाता है और मल द्वार के द्वारा इसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ये आपका पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया है। हमने ग्रंथियों के बारे में और पढ़ेंगे, अभी ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ग्रंथि। अंग हमने पढ़ लिए, अब हम लेंगे ग्रंथि। ग्रंथि मैंने आपको बताया था, ग्रंथि है वो 3 तरह की होती है। नंबर पहली ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। दूसरे नंबर की जो ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। और नंबर तीसरी होती है यकृत। लार ग्रंथि के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये लार में उपस्थित होती है, सेलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम रिलीज करती है, स्रावित करती है और ये भोजन में स्टार्च का पाचन करता है और साथ ही भोजन को लसलसा बनाता है। ये सब हमने पहले पढ़ लिया था, जब हमने मुख के बारे में पढ़ा था उस टाइम पे ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। जो नई चीज़ है वो ये है कि लार ग्रंथि है वो कितने प्रकार की होती है। लार ग्रंथि है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर पहली ग्रंथि है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि। नंबर सेकंड ग्रंथि होती है अधोजंब ग्रंथि। अधोजंब ग्रंथि। और तीसरे नंबर की होती है उसको बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि।
अधोजिह्वा ग्रंथि। चलो इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। कर्ण पूर्व ग्रंथि कौन सी होती है? ह्यूमन बींग्स में जहाँ ईयर प्रेजेंट होता है उसके जस्ट बॉटम पार्ट में, जहाँ कान उपस्थित होता है उसके निचले भाग के अंदर कर्ण पूर्व ग्रंथि पाई जाती है। दूसरी जो ग्रंथि है अधोजंब ग्रंथि, ये पाई जाती है गाल में, हमारे जो गाल होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। और तीसरे नंबर की जो ग्रंथि है अधोजिह्वा ग्रंथि, ये पाई जाती है जीभ के नीचे, जहाँ पर आपका फ्रेनुलम लिंगुअल पार्ट जुड़ा होता है, उस पार्ट के आसपास में जो ग्रंथि पाई जाती है उसको बोला जाता है अधोजिह्वा ग्रंथि। ग्रंथि टॉपिक आपका पूरा हो गया। आगे चलते हैं, हम अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि 3 तरह की चीज़ों को स्रावित करती है। सबसे पहला जो है वो है इंसुलिन, इसकी लंबाई होती है 6 से 8 इंच। पहला जो स्रावित हार्मोन है, इनको हार्मोन बोला जाता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ये 2 तरह के हार्मोन स्रावित करती है और साथ में अग्नाशयी रस को भी ये स्रावित करती है। अभी हमने देखा था अग्नाशयी रस कहाँ काम में आता है? छोटी आंत में जब भोजन का पाचन होता है यहाँ काम में आता है। तो अग्नाशयी रस को स्रावित करती है और साथ में 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का स्राव करती है। ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हमारे रक्त में शुगर का जो लेवल होता है, ग्लूकोज होता है, उसके लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हुई है, वो इन्हीं में अबनॉर्मलिटी आ जाती है, मतलब ये ज़्यादा स्रावित होने लगते हैं या कम स्रावित होने लगते हैं। तो किसकी प्रॉब्लम होती है? डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो हम बोलेंगे भाई इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है? तो इसके 2 कार्य होते हैं। एक तो अग्नाशयी रस छोटी आंत में मिलकर भोजन का पाचन करता है और दूसरा इसका कार्य होता है ये रक्त में रक्त शर्करा जो होती है, रक्त शर्करा याद रखना, रक्त शर्करा का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक उसको कम कर देता है, अगर कम बढ़ जाता है तो दूसरा उसको बढ़ाने का काम करता है। अग्नाशयी रस आपका पूरा हो चुका है। अग्नाशयी रस के बाद में जो लास्ट आपकी ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि से पित्त रस का स्रवण होता है। कौन सा रस? पित्त रस। अब इसमें देखो एक स्पेशल चीज़ है जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। पित्त रस का स्रवण तो होता है लेकिन वो जमा कहाँ पर होता है? एक छोटी सी थैली लगी हुई होती है जिसको बोला जाता है पित्ताशय। पित्त रस स्रावित तो होता है यकृत से, लेकिन वो जमा होता है पित्ताशय में। और एक पित्त नली होती है, पित्त वाहिनी भी बोला जाता है इसको। पित्त वाहिनी के थ्रू, पित्त वाहिनी के द्वारा ये कहाँ, लीवर है जो यकृत है, यकृत से जुड़ी होती है पित्त वाहिनी, यहाँ से ये रस को स्रावित करेगी। ये सारा का सारा कहाँ जाकर जमा होगा? पित्ताशय में जमा होगा और यहाँ से ये अपना रस कहाँ पे भेज देगी? छोटी आंत के अंदर भेज देती है। ये हो गया आपका पित्त रस। इसका कार्य क्या होता है? ये वसा का किण्वन करता है, वसा का किण्वन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का किण्वन करता है, मीन्स वसा के पाचन में मदद करता है। ये आपके यकृत पूरा हो गया, अग्नाशय ग्रंथि पूरी हो गई और आपका पाचन तंत्र, ह्यूमन बींग्स जो मानव तंत्र है उसमें पाचन तंत्र पूरा हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, कुछ सवाल दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उनके आंसर सेंड करने हैं। कंपलसरी है। जो भी पीडी पोदार स्कूल के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको ये आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं कॉपी में नोट करके। तो पहला क्वेश्चन आप नोट करो। लार ग्रंथि के प्रकार लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, लार में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित
होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, ग्रहणी के कार्य लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन होता है पाचन तंत्र की परिभाषा लिखो। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके जवाब आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। कल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इनके जवाब देने हैं। तो कल स्टार्ट करेंगे हम श्वसन तंत्र। थैंक यू।